हाँ सुमित जी, जी। जैसे आप कह रहे थे ना कि जो ये इंडिपेंडेंट सर्वे है इसमें बीजेपी को 75 से 80 सीटें आते दिख रही हैं, लेकिन बीजेपी पिछली बार 105 सीटें थी बीजेपी के पास। इस बार बीजेपी 140 के आसपास सीटों पर लड़ रही है ना? 153 सीट 153 पर लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि 70-75 ही आ पाएंगी। सिर्फ 75 तो आने चाहिए, 75-80 आने चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या हो गया मालूम है, समय के साथ क्या चेंजेस हो गए हैं। इस एक तो जो एकदम वो हेवी वेव था, वो वेव तो डेफिनेटली कम हुआ है। भाजपा वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो 2019 के टाइम में मोदी जी की लहर थी, भाजपा की लहर थी, वो थोड़ी बहुत तो कम हुई है। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी ने भी अपना जो पूरा मुस्लिम वोटर बेस है उसको पूरा लाइन अप कर डाला है, उसने प्राइम अप कर डाला है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। आप राहुल गांधी के ऑप्टिक्स देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जब कर्नाटक केरला से पास हो रहा था, कर्नाटक में आया, उसने फोटोग्राफ्स क्या डाले, 2 लड़कियां हैं जिसने हिजाब पहना है, एकदम छोटी 4-5-6 साल की लड़कियों ने हिजाब पहना है और राहुल गांधी उसके साथ चल रहे हैं। इनडायरेक्टली उसने एक साइलेंट मैसेज ये दिया कि आपका कुछ भी रिग्रेसिवनेस होगा रिलीजन के अंदर, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको प्रमोट करूंगा। तो मैसेज था मुस्लिम समाज के लिए कि भाई हमारी जो भी बातें हैं राहुल गांधी तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, वो तो प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि मुस्लिम्स में जो वोट बंटने का और वो सब होता था कि एआईएमआईएम को दो, इसको दो, उसको दो, जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती थी कि यहाँ अगर कांग्रेस जीत रही तो कांग्रेस को दो, और कोई जीत रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है तो उसको दो, वो सब कर्नाटक और तेलंगाना इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि वो पूरा खत्म हो चुका है। आप हार रहे हो तो भी हम आपको वोट देंगे, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर डाली है। अब ये सब जो सिचुएशन है इसके बीच में भाजपा को चैलेंजेस है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी भी क्रिएट होता है, क्योंकि मुस्लिम्स एक साथ मिलके एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं। पहले वो थोड़ा बंटता था तो उसका बेनिफिट भी बीजेपी को होता था, जो अब इस वक्त उतना नहीं होगा। दूसरी चीज है कि ये तीसरी टर्म है बीजेपी के लिए और उसमें 2.5 साल ही गवर्नेंस के लिए मिला है। तो 2.5 साल के अंदर जो करना था उसके अंदर भी उन्होंने गलती की है भाजपा ने, के साथ में अजीत पवार को लिया, ऊपर से उनके ऊपर लांछन भी है कि शिवसेना को तोड़ा। तो एकनाथ शिंदे के ऊपर भी वो लांछन है, वो लांछन भाजपा पे भी थोड़ा बहुत जाता है। तो वो सब भी नेगेटिव फैक्टर्स तो आ ही रहे हैं ना उनके साथ इसमें। तो लेकिन उसके कारण लाडली बहना योजना, इससे फायदा हुआ बीजेपी को? इससे कुछ खेल एक्चुअली बदला? बहुत ज्यादा फायदा, 50% से ज्यादा फायदा तो मुझे लगता है यार 50% पकड़ लो, वो लाडली बहना के कारण हुआ है और 50% एमबीए की गलतियों के कारण हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पैसे आइडेंटिफाई करके दिया गया है, ऐसे बोले तो ये भी खटाखट ठकाठक स्कीमी हुई भाजपा की। सब राहुल गांधी ने किया तो खटाखट ठकाठक हो गया, तो भाजपा ने किया तो भी वही होता है ना, खटाखट ठकाठक ही है। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट हुआ है कि आउटरीच हुआ है, और अब देवेंद्र जी का भी नाम अच्छा हो गया, देवा भाव बन गए हैं वो बहनों के। यहाँ एकनाथ शिंदे ने भी उसका प्रमोशन अच्छे से किया है, तो वहां आउटरीच बहुत अच्छा हुआ है, तो महिलाओं में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट सर्वेज आर टेलिंग। पर सुमित जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की ठकाठक या खटाखट खटाखट जो भी थी, वो तो फ्यूचर में प्लान था कि अगर हम जीतेंगे तो देंगे। इन्होंने तो दे दिया ना, दे यस। दिया। तो फर्क है ना कि जो जेब में चला गया पैसा, वहां तो आना था, होना था, फॉर्म भरवाए गए, कितनी नौटंकी की गई, और वो सबको पता था कि क्या होगा उसका, वही हुआ। वहां तो लोगों ने ही समझ लिया कि ये सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन अगर इनका उम्मीदवार जीत गया तो हमको तो मिल ही जाएगा। यही वजह थी ना कि हमने अगले दिन देखा बुर्का पहने हुई महिलाएं कितनी लाइन में खड़ी थी 8,500 हर महीने लेने के लिए। यस, वो सेम सिचुएशन, लेकिन यहाँ क्या मालूम है, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी 4 महीने हो गए स्कीम के, और उसका एग्जीक्यूशन को 2.5 करोड़ एनरोलमेंट्स हुए हैं। तो 2.5 करोड़ महिलाओं को, किसी को, सबको 4 महीना पकड़ो तो आज कुछ नहीं तो 15,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं इसमें। तो सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने एग्जीक्यूशन करके दिखाया कि हम ये पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास वो सिस्टम्स है जिससे हम ये मैनेज कर सकते हैं। और शायद उसके कारण ही एक पॉजिटिविटी उनके लिए बिल्टअप हुई है। अगर हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को जरूरत से ज्यादा मिल गया वहां पर? इतनी सीटें तो कभी उन्होंने खुद ना सोची हुई कि उनको मिलेंगी, और मिल भी गई। उद्धव ठाकरे जैसे नसीब बहुत कम लोगों के होते हैं।
एक जमाना था जब वाजपेयी जी मातोश्री जाते थे, अडवाणी जी मातोश्री जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सब लोग मातोश्री जाते थे, देवेंद्र जी मातोश्री जाते थे। ही वॉज जस्ट अ लोकल रीजनल लीडर जिसका महाराष्ट्र में ऐसे बोले तो कोकण और मराठवाड़ा, ये दो रीजन्स अगर छोड़ दिया तो उसका उसके बाहर कोई स्टैंडिंग नहीं था। आज भी उसका स्टैंडिंग जो है वो ये दो ही रीजन्स में है, लेकिन उसको इतना महत्व दिया गया। तो अब कांग्रेस ने भी वो कंटिन्यू किया है, जो कि एक बात हालांकि ये है कि लोग उसको मिलने नहीं जाते, उसको सब जगह मिलने जाना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह से पूरा नेगोशिएशन हुआ है, लास्ट टाइम तो कांग्रेस के पास मैंने सुना कि लोग नहीं थे उतने, तो उन्होंने शिवसेना को दे दिया कि तुम खुश हो, तुम्हारा भी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते। ओके। और कांग्रेस ने कौन से जो उनके स्ट्रॉन्ग सीट्स नहीं थे वो सब दे दी उनको। ओके। तभी उनका सक्सेस रेट भी कांग्रेस का सेकंड हाईएस्ट था। शरद पवार ने तो अपना बेस्टियन ही अपने पास रखा था, जो मराठी में उसको बाले किल्ला बोलते हैं, यानी बच्चों का जो गढ़ होता है, कि वहां तो कुछ उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसको इसके बेसिस पे इसने नेगोशिएट हेवी किया है। प्लस इसके पास एक मराठी वोटर बेस का क्रिटिकल वोटर बेस है जो अभी भी बाल ठाकरे को मानता है। वो जो पूरी विचारधारा है मराठी मानुस की, तो उसके बेसिस पे ये नेगोशिएट भी नहीं कर, नेगोशिएट बहुत अच्छे से कर पा रहा है। और कांग्रेस को भी उसके सामने झुकना पड़ा है। अब आप देखिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विदर्भ में शिवसेना की कोई स्टैंडिंग नहीं है, उसने विदर्भ में 8 सीट मांगी, टोटल 62 सीट है विदर्भ में, उसने वहां से 8 सीट मांगी। यानी एक जो हार्ड नेगोशिएटर होता है ना, मैं आप बुरा मत मानिए, लेकिन आपको और आपके जो दर्शक है, महिलाएं जब सब्जी खरीदने जाती है या कपड़े खरीदने जाती है, सामने वाला बोलेगा 15,000 रुपए का सूट है, तो उन लोग 1,000 रुपए से नेगोशिएट चालू करते हैं। वो स्किल उद्धव ठाकरे में भी है। और दूसरी एक बार्गेनिंग बहुत पावर। अच्छी स्किल उसके पास है कि वो मराठी में कहते हैं टोमणे, टोमणे यानी टॉन्ट मारना, वो भी वो बहुत अच्छे से, ये दो महिलाओं की बहुत अच्छी स्किल्स उसके पास है। ये सुनकर उद्धव ठाकरे पता नहीं खुश होंगे या नाराज हो जाएंगे कि नहीं, उनके पास ये महिलाओं फेमिनिज्म जैसी का सपोर्ट है। बार्गेनिंग पावर है। तो लेकिन ये ये बताइए, नेगोशिएटेड ही एक उद्धव ठाकरे से केस स्टडी लेना चाहिए कि उसने नेगोशिएट बहुत अच्छे से किया है और बहुत स्ट्रांगली किया है, बहुत हार्ड नेगोशिएशंस किया है। ये एक लेकिन बहुत अच्छी बात है। लेकिन महायुति में ये बात एकनाथ शिंदे पर भी लागू होती है। उन्होंने भी बहुत हार्ड बार्गेनिंग की है, ऐसी सीटें ले ली है जहां पर पहले बीजेपी का कब्जा था। यस। अरे वो तो हुआ है, जैसे आप देखिए मुंबा देवी सीट ट्रेडिशनली तो बीजेपी की सीट हुआ करती थी। जहां से एक एनसी गलती, शाइना खड़ी हो रही है। हाँ, वहां से शाइना खड़ी हो रही है। और वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता है अतुल शाह करके, वो 2014 में लोकसभा सॉरी विधानसभा इलेक्शंस में लड़े थे, तब तो शिवसेना और बीजेपी अलग थी, तो हार गए। उसके बाद में 2019 में वो सीट अलायंस था, इसलिए इसको दे दी शिवसेना को। अब एकनाथ शिंदे की बॉम्बे में कोई उतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है, थाना ही इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ उसकी कोई फॉलोइंग नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी क्योंकि शिवसेना को दिया था, तो अब मुझे मिलना चाहिए करके उसने ले लिया है, वैसा है। लेकिन लेकिन मुझे क्या लग रहा है, इसके अंदर दूसरी एक चीज देखनी चाहिए जी, कि बीजेपी ने भले सीट उनको दे दी हो, लेकिन कैंडिडेट खुद का खड़ा किया है। हाँ, मतलब ये भी बड़ा तो कंफ्यूजन वाली एक, बात है सुमित जी की बीजेपी की प्रवक्ता शाइना शिंदे की पार्टी से वहां खड़ी हो रही है। हाँ, तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस हो जाता है ना, कि आपको सीट चाहिए आप लो, लेकिन वहां बंदा हमारा खड़ा करो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस के भाई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सीट आप सेटिस्फाई रहो। अगर शाइना एनसी जीतती है तो आपके पास ही आना है, काउंट तो आपका ही बढ़ने वाला है। तो वो एक बहुत अच्छे से उन लोग का इस वक्त है ना, वो एक अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। पर अगर महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने क्या कांग्रेस को
फिर से किनारे लगा दिया है, क्योंकि शरद पवार ही कहा करते थे, उनका एक स्टेटमेंट है कि पुरानी हवेली जैसी जर्जर हालत हो चुकी है कांग्रेस की, कौन पूछता है उसको। तो स्ट्राइक रेट अच्छा होने के बावजूद कांग्रेस को सीटें देखो सबके बराबर ही मिल रही है लगभग। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि शरद पवार ने ही उद्धव को शायद थोड़ा लीवे दिया हो, थोड़ा एनकरेजमेंट दिया हो, जिससे, क्योंकि सी पहले जब नंबर्स थे, पहले इट वाज एक्सपेक्टेड कि कांग्रेस कुछ नहीं तो 120-125 सीट लड़ेगी। 120-125 सीट पे उसको कुछ 75-80 सीट आने की संभावना थी, तो वो नंबर 1 पार्टी थी। आज से 3 महीने पहले बीजेपी वॉज नंबर 2 पार्टी और कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। आज सिचुएशन ये हो गई कि उसकी 120 के बदले आज 100 के आसपास 102 सीट पे लड़ रही है। 102 सीट पे लड़ रही है तो उतना उसके हाथ में से सीट जाने भी वाली है। तो आज वो नंबर 2 पार्टी हो गई, फ्रॉम नंबर 1 पार्टी वो नंबर 2 पार्टी पे आ गई है। और उसका बेनिफिट ये हो जाता है, ज्यादा बड़ी भी हो जाती है कांग्रेस तो उससे नुकसान शरद पवार को ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो लीवे है, जो हैंडल है, सी शरद पवार की जो स्टैंडिंग है वो 3.5 जिलों के बाहर नहीं है, जबकि कांग्रेस का आप देखें तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र में उसका स्टैंडिंग है, ईस्टर्न और वेस्टर्न विदर्भ में उसका स्टैंडिंग है, बॉम्बे में थोड़ा बहुत स्टैंडिंग हुआ करता था, ओके, मराठवाड़ा में उसका स्टैंडिंग है। तो ऐसे बोले तो पुणे डिवीजन में उसका स्टैंडिंग है। तो कांग्रेस इज लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड के सब जगह उसका कुछ ना कुछ तो है ही है, ओके, एकदम ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट कहीं भी नहीं है कांग्रेस। लेकिन अब उसकी सीट्स कम हो जाएगी तो थोड़ी शरद पवार को भी स्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है।